वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 18 टोपी के बारे में पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं संजय। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से एक राजा और उसके प्रजा के आपसी संबंधों के बारे में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। राजा के अधीन कर्मचारी जो होते हैं वो प्रजा पर किस तरह तरह से अत्याचार करते हैं और उनको परेशान करते हैं। इस कहानी में चिड़िया यानी गौरैया जो है वो एक राजा की प्रजा के रूप में दर्शाई गई है, जो कि अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती है। और इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरह से हर व्यक्ति के काम की कद्र होनी चाहिए और उसे उचित वेतन भी मिलना चाहिए। तो आइए अब इस कहानी को हम विस्तार से जानते हैं। पाठ का सार देखिए कुछ इस प्रकार से है। इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक गवरैया जो है, जो कि गौरैया है, एक चिड़िया है, और एक जो है मेल यानी कि नर गौरैया है जिसका नाम है गवरा। तो गवरैया और गवरा जो हैं वो दोनों ही पास साथ रहते हैं हमेशा। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। एक दिन दोनों में मनुष्य के द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों पर बहस छिड़ जाती है। और गवरैया जो है वो कपड़ों को सुंदरता और मौसम की मार से बचने का साधन मानती है, जबकि गवरा जो है वो इसका विरोध करता है। यानी कि एक दिन क्या होता है कि वो दोनों जो थे वो हमेशा साथ साथ रहते थे। सवेरे इकट्ठे दोनों जो थे वो बाहर निकलते थे अपने घोंसले से, और फिर सारा दिन अपने भोजन की तलाश में वो घूमते थे। फिर दोनों ही इकट्ठे वापस सांझ को अपने घोंसले पर आ जाते थे। तो एक दिन क्या होता है कि दोनों के अंदर ही मनुष्य के कपड़े पहनने को लेकर बहस छिड़ जाती है। अब जो गवरैया होती है, यानी कि जो फीमेल चिड़िया जो होती है गौरैया, वो कहती है कि जो मनुष्य जो कपड़े पहनता है वो अपने आप को मौसम से बचाने के लिए पहनता है, यानी कि सर्दी गर्मी से अपने आप को बचाने के लिए पहनता है। जबकि जो गवरा होता है, ठीक है ना, जो गवरा मतलब कि नर गौरैया जो होता है वो इस चीज़ का विरोध प्रकट करता है। उसके अनुसार क्या था, अब जो गौरैया था वो उसके अनुसार क्या था कि उसके अनुसार कपड़ों से सुघड़ काया दिखाई नहीं देती। मतलब कि जो मनुष्य है उसकी जो काया है, उसका जो शरीर है, उसकी बॉडी जो है वो दिखाई नहीं देती, और मौसम की मार को झेलने की ताकत भी चली जाती है। और उससे क्या होता है कि जब वो कपड़े पहन लेता है बहुत सारे, तो मौसम की जो है उसके ऊपर मार आती है, यानी कि सर्दी का मौसम, गर्मी का मौसम जो है, उससे उसको झेलने की क्षमता खत्म होती है। उसके बाद गवरैया को आदमी के सिर की टोपी भा गई। एक दिन क्या हुआ कि गवरैया कहती है कि मुझे जो मनुष्य सिर के ऊपर अपनी टोपी पहनता है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसने टोपी पाने की जिद ठान ली। अब उसने क्या ठाना कि उसके मन में आ गया कि मुझे टोपी चाहिए। अगले दिन गवरैया को रुई का एक फाहा मिल जाता है। अगले दिन वो जब उड़ने दाना चुगने जाती है तो उसको एक कूड़े के ढेर का पर एक रुई का फाहा मिल जाता है, यानी कि रुई का एक टुकड़ा मिल जाता है, और वह बहुत खुश हो जाती है। यह उसे टोपी का जुगाड़ प्रतीत है। उसे लगता है कि अब वो इसके द्वारा वह अपनी टोपी को बनवा लेगी। ठीक है। अब वह रुई का फाहा लेकर क्या करती है, दुनिया के पास चली जाती है। दुनिया, ये देखो जो रुई ढूंढने वाले जो होते हैं ना, उसको बोलते हैं दुनिया। तो एक दिन क्या करती है वो कि अपनी रुई के फाहे को लेकर वो दुनिया के पास चली जाती है, और फिर रुई के फाहे को धुनने की प्रार्थना करने लगती है। दुनिया ने कहा, क्या कहा उससे, दुनिया जो होती है ना, जो रुई को काटती है, दुनिया ने कहा कि उसे सजा के लिए रजाई बनानी है, सॉरी, राजा के लिए उसे क्या करना है, रजाई बनानी है। मैं मुफ्त में रुई नहीं धुनता। वो कहता है उससे कि मैं मुफ्त में रुई नहीं धुनता। इस तरह से गवरैया ने कहा उसको कि तुम रुई का आधा हिस्सा ले लेना। वो कहती है कि जो मैं रुई लाई हूँ ना, तो मेरे लिए जो है वो रुई को बुन दो, और मैं तुम्हारे को उसमें से आधा हिस्सा दे दूंगी रुई का। यह प्रस्ताव सुनकर दुनिया जो है वो तुरंत तैयार हो जाता है। मतलब ये देखो, रुई को जो काटते हैं ना चरखे पे, उसके पास जाती है वो, तो वो मेल के पास जाती है। यहाँ पे ये लेडी दिखाई कि वो मेल के पास जाती है। फिर गवरैया जो है वो एक कोरी के पास धुनी रुई से सूत कतवाने के लिए गए। अब वो क्या करते हैं कि जब वो कोरी को काटते हैं, तो उसके बाद जो है वो रुई को बुनते हैं। और रुई जो है वो काटते हैं, तो रुई जो है वो मेल के पास जाती है।
सूत वो हो जाती है, धुन जाती है ना, रुई को धुनवा लेते हैं जब वो, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो कोरी के पास जाते हैं। अब कोरी कौन होता है? वो धुनी रुई, जो धुनी हुई रुई होती है ना, उसको सूत काटने के लिए काम करता है वो। तो उसने भी राजा की अचकन के लिए सूत काटने की बात कही। उसने कहा कि मैं भी राजा के लिए काम कर रहा हूँ। तो घबरैया ने उसे आधा सूत अपने पास रखने के लिए प्रस्ताव रखा। मतलब उसने उसको भी सजेस्ट किया कि अगर तुम मेरा काम करोगे, मेरे लिए उसको रुई को काट दोगे, सूत दोगे, तो मैं तुम्हारे को क्या करूँगी, इसका आधा हिस्सा दे दूँगी तुम्हें। घबरैया ने उसे भी आधा सूत अपने पास रख लेने के लिए प्रस्ताव दिया। वह भी मान गया। उसने काफ़ी महीन और लच्छेदार सूत काट दिया, और उसने क्या किया कि बहुत बारीक और एक अच्छा सा लच्छेदार जो था सूत जो उसके लिए काट दिया। इसी शर्त पर उन्होंने बुनकर से कपड़ा भी बनवा लिया। और ऐसा करते करते उन्होंने क्या किया कि वो बुनकर के पास गए। ठीक है। उसके बाद बुनकर के पास जाके सबसे पहले वो कहाँ गए? धुनिया के पास, यानी कि उन्होंने रुई को धुनवाया। उसके बाद वो किसके पास गए? कोरी के पास। उन्होंने क्या किया? कोरी के पास जाकर उन्होंने कहा कि उसको काट दो, सूत काट दो उससे। अब वो उसके बाद तीसरे नंबर पे फिर वो कहाँ गए? बुनकर के पास गए, और बुनकर को भी उन्होंने ये सब कहा कि हम तुम्हें आधा हिस्सा दे देंगे, इसलिए तुम हमारे को कपड़े को बुन दो इससे। अब फिर उसके बाद देखिए क्या होता है। उसने भी आधा कपड़ा अपने पास रख लिया, बुनकर ने। अब घबरैया कपड़े को लेकर दर्जी के पास जाती है। अब देखो यहाँ पे आपको दर्जी दिख रहा है ना, तो वो इसके बाद वो क्या करती है? दर्जी के पास ले जाती है कपड़े को। दर्जी ने पहले तो कहा कि वह राजा के नवजात बेटे के छब्बे सिलने में व्यस्त है। मतलब कि राजा का जो है वो, राजा को एक बच्चा हुआ है जिसका नवजात, मतलब कि जो अभी बच्चा जो है बहुत छोटा है, जो अभी अभी पैदा हुआ है, उसके लिए वो झबले सिलने में व्यस्त है। पर घबरैया ने उसे भी एक टोपी अपने पास रखने का लालच दे दिया। तो घबरैया ने क्या कहा कि अगर तुम मेरे लिए इसको टोपी बनाओगे तो फिर मैं तुम्हारे को एक टोपी उसमें से तुम्हारे को दे दूँगी। उसने मन से 2 टोपियाँ सिल दी। अब उसने क्या किया कि उसने 2 टोपियाँ सिल दी उसके लिए। खुश होकर उसने एक टोपी पर 5 फुंदने जड़ दिए। अब जो दर्जी था उसने खुश हुआ, और उसने जब उसको पता चला कि एक टोपी मुझे दे देगी, तो उसने क्या करा कि उसकी जो टोपी जो थी उसको जो गौरैया को दी, उसने उसके ऊपर 5 फुंदने लगा दिए। यानी उसके ऊपर फुंदने मतलब जो होता है ना, वो एम्ब्रॉयडरी मोती लगा दिए। टोपी पहनकर घबरैया जो था वो नाचने कूदने लगी। अब वो बहुत खुश हुई, और वो अब खूब ज़ोर ज़ोर से नाचने लगी और कूदने लगी। अब अपनी टोपी की शान को दिखाने चल दी। अब वो उसने टोपी को क्या किया कि वो उसकी शान को दिखाने चली गई। वह राजा के महल के कंगूरे पर जा बैठी। अब वो जब राजा का महल था उसके वो टॉप पे, ये देखो उसका जो महल है ना, उसके टॉप पे जाकर बैठ जाती है वो, जहाँ पे ये झंडा सा लहरा रहा है ना, तो वो कंगूरा उसी को बोला गया। तो वो वहाँ पे जाके बैठ जाती है। और उस समय क्या कर रहा था राजा जो था, वो अपने सेवकों से मालिश करवा रहा था। वह नंगे सिर था। अब उसके सिर पे कुछ भी नहीं था क्योंकि वो मालिश करा रहा था। तो घबरैया ने तो टोपी पहनी हुई थी, और घबरैया जो थी कंगूरे पर से ही चिल्लाई, जोर जोर से वो चिल्लाने लगी, मेरे सिर पर टोपी, राजा के सिर पर टोपी नहीं। यह सुनकर राजा ने दोनों हाथों से सिर को ढक लिया। अब उसने क्या किया, राजा ने जब सुना कि घबरैया गीत गा रही है उसके लिए, तो उसने क्या किया, दोनों हाथों से अपने सिर को ढक लिया। उसकी आज्ञा पर एक सिपाही ने गुलेल से घबरैया की टोपी नीचे गिरा दी। और जैसे ही राजा ने आदेश दिया, तो उसके एक सिपाही ने क्या किया कि घबरैया के सिर पर जो टोपी थी ना, उसको गुलेल मारकर, उसको गुलेल पता है ना आपको, गुलेल मार के उसको नीचे गिरा दिया। उसके बाद क्या हुआ, टोपी की खूबसूरती देखकर, अब जब राजा ने देखा कि जो घबरैया ने जो टोपी पहनी है ना वो बहुत खूबसूरत है, तो उसने क्या करा, टोपी की खूबसूरती को देखकर राजा जो था वो दंग रह गया, हैरान हो गया। अब वह इस टोपी को बनाने वाले की खोज में जुट गया। अब उसने क्या क्या कहा कि इस हमारा जो एरिया है इसमें जिसने भी इस ऐसी टोपी बनाई है उसको जाके खोजो। दर्जी, कोरी, धुनिया सभी को बुलाया गया। अब जितने भी वो उस प्रोसेस में जो थे लोग जिन्होंने उसके अंदर हेल्प करी थी घबरैया की, तो वो उन सभी को बुलाया गया। दुनिया ने कारण बताते हुए कहा कि घबरैया ने जिससे काम करवाया आधा हिस्सा उनको दे दिया। आपके यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता, तो सारे के सारे क्या बोलते हैं कि आप तो हमें कुछ भी नहीं देते हो, यानी कि जो भी हम आपके लिए काम करते हैं आप उसके बदले में हमारे लिए कुछ भी नहीं देते हो। लेकिन घबरैया ने तो हमने जो भी काम उसके लिए किया, यानी कि जो
सबसे पहले जिसके पास दुनिया के पास गई थी, उसके बाद कोरी के पास गई थी, उसके बाद बुनकर के पास गई, उसके बाद दर्जी के पास गई। तो उन सभी ने मिलकर कहा कि हमने इसका काम इसलिए करा इतना सुंदर क्योंकि इसने हमारे को उसका आधा हिस्सा हमें दिया, यानी कि हमारी मेहनत का उसने हमें पैसा दिया। मेहनत के बदले में मतलब कुछ भी हमें दिया उसके बदले। आपके यहाँ से तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। तमाम बेगार करवाने मतलब इतना काम करवाने, सख्ती से लगान वसूलने के बावजूद राजा का खजाना खाली है, मतलब खाली ही रहता था। इतना सब कुछ करने के बाद भी उसका जो राजा का खजाना था ना, वो हमेशा खाली ही रहता था। राजा ने कहा गवरैया की टोपी को वापस कर दो। तो राजा ने क्या कहा कि तुम गवरैया की टोपी वापस कर दो। गवरैया टोपी पहनकर चली गई। उसने राजा को डरपोक कहा और फिर उसने क्या कहा कि राजा को डरपोक कहना शुरू कर दिया उसने। तो बेटा ये थी इसकी स्टोरी, ठीक है ना। इसके माध्यम से बेटा ये बताया गया है कि मतलब ये इस कहानी में क्या बताया गया कि जो मादा गौरैया थी और जो नर गौरैया जो था, उसके माध्यम से यह बताया है लेखक ने कि किस प्रकार से राजा जो है वो अपनी प्रजा से मुफ्त में काम करवाने में संकोच नहीं करता। और वो प्रजा जो है उसकी वो क्या करती थी, अपने मतलब अभावों में जीते हुए, मतलब कि उनके पास बेचारों के पास कुछ नहीं होता था, गरीब होते थे, फिर भी वह राजा को मना नहीं करते थे और उसके लिए मुफ्त में काम करते थे। यानी कि इसमें एक शोषण प्रवृत्ति को दर्शाया गया कि राजा किस तरह से अपने जो प्रजा है उसके पर तरह तरह के अत्याचार करता है। ठीक है बेटा। तो आइए बेटा अब इसके हम प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका सबसे पहला प्रश्न देखिए आपका क्या है। गबरा और गवरैया के बीच किस बात पर बहस हुई और गवरैया जो थी उसको अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर कैसे मिला। इसका उत्तर देखिए, गवरैया व गबरा के बीच आदमी के कपड़े पहनने पर बहस हुई और गवरैया का क्या कहना था कि आदमी जो है वो कपड़े पहनकर जचता नहीं है, जबकि गवरैया का कहना था कि वो आदमी जो है उसके ऊपर कपड़े बहुत फबते हैं और वो बहुत जचते हैं उसके ऊपर, जबकि गवरा का कहना था कि आदमी कपड़े पहनकर अपनी कुदरती सुंदरता को ढक लेता है और उसके अंदर गर्मी सर्दी की मौसम की जो वो है, गर्मी और सर्दी के मौसम को झेलने की क्षमता भी उसके शरीर में ख़त्म हो जाती है। गवरैया की इच्छा थी कि वह अपने सिर पर टोपी पहने। उसे अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर तब मिला जबकि उसको कूड़े के ढेर पर चुगते चुगते एक रुई का फाहा मिल गया। उसके बाद नंबर 2 क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। नंबर 2 क्वेश्चन है, गवरैया और गवरे की बहस के तर्कों को एकत्र करें और उन्हें संवाद के रूप में लिखें। हम सिर्फ इनके जो अंदर किन किन बातों के लिए बहस हुई, हम सिर्फ इस क्वेश्चन में उसी चीज़ को लिखेंगे। आगे जो उसको लिखा है ना, अगला पार्ट है, उन्हें संवाद के रूप में लिखो, वो हम संवाद के रूप में हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम सिर्फ ये बताएंगे गबरा और गवरैया के बीच बहस जो थी वो 3 तर्कों पर हुई। किस किस बात पर बहस हुई थी उनमें? पहले तो आदमी के कपड़े को पहनने पर बहस हुई। नंबर 2, गवरैया द्वारा टोपी पहनने की इच्छा व्यक्त करने पर हुई। और तीसरा, गवरैया को रुई का फाहा मिलने पर। इन विचारों के ऊपर मतलब इन सब तर्कों के ऊपर उनके बीच में बहस हुई। उसके बाद देखिए, अब इस बहस को अगर आप लिख सकते हो, उसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। गवरैया जो है वो क्या कहता है, इसके मतलब आपस में जो उन्होंने आपस में जो कम्युनिकेशन की, बातचीत की, उसको हम संवाद में भी लिख सकते हैं। जैसे गवरैया ने क्या कहा था, गवरैया ने कहा था कि आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहनकर कितना जचता है। तो गवरा ने क्या बोला, बेवकूफ़ है आदमी, कपड़े पहनकर अपनी सुंदरता को वो क्या करता है, वो ढक लेता है। तो गवरा फिर क्या बोलता है कि कपड़े पहन लेने से तो उनकी मौसम को सहने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है, साथ ही कपड़ों से उनकी हैसियत भी झलकती है। यानी कि कपड़ों से हैसियत झलकती है मतलब कि गरीब जो है वो अच्छे कपड़े नहीं पहनता तो उसकी गरीबी झलकती है, और अमीर जो है वो अच्छे कपड़े पहनता है तो उसकी अमीरी झलकती है कपड़ों से। तो गवरैया कहती है कि आदमी की टोपी तो सबसे अच्छी होती है। तो फिर गवरा क्या बोलता है कि टोपी की तो बहुत मुसीबतें हैं, कितने ही राजपाट जो हैं वो टोपी के दम पर चलते हैं। टोपी इज्जत का प्रतीक होती है, साथ ही जीवन की ज़रूरतें पूरी करने हेतु न जाने कितनी टोपियाँ जो हैं वो घुमानी पड़ती हैं, अर्थात न जाने कितनों को मूर्ख बनाना पड़ता है टोपी के चक्कर में। गवरैया क्या बोलती है, गवरा
देखो मुझे रुई का फाहा मिल गया, अब मेरी टोपी बन जाएगी। तो गबरा क्या बोलता है, तू तो बाबरी हो गई है, रुई से टोपी तक का सफ़र तो बहुत लंबा है, यानी कि रुई से टोपी को बनाना तो बहुत लंबा प्रोसेस है। गबरा कहता है बस तुम तो देखते जाओ कैसे मैं टोपी बनवा कर ही दम लूँगी। मतलब वो उसके अंदर एक मन में पक्का निश्चय कर लिया था कि मुझे टोपी पहननी है। तो वो उसके प्रोसेस के बारे में कहती कि देखो तुम, कि मैं तुम्हें कैसे टोपी बनवा कर दिखाती हूँ। उसके बाद बेटा इसको आप संवाद के रूप में अगर पूछा जाता है तो ये आप संवाद में आप ये सब बताओगे। अगर सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि उनकी बहस जो थी वो किन तर्कों के ऊपर हुई, तो फिर आपको वो चीज़ें बतानी कि किस किस बात पर बहस हुई थी। उसके बाद नंबर 3 क्वेश्चन है, टोपी बनवाने के लिए गवरैया किस किस के पास गई, टोपी बनने तक के एक एक कार्य को लिखो। अब बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको बताना है कि टोपी बनाने का सारे प्रोसेस बताना है कि वो कहाँ कहाँ गई और उसने क्या क्या कैसे कैसे बनवाई अपनी टोपी। तो इसका उत्तर देखिए, गवरैया को कूड़े के ढेर पर चुगते चुगते एक दिन क्या हुआ कि रुई का फाहा मिल गया। उसे लगा कि वह अपनी टोपी बनाने की इच्छा को पूरी कर सकती है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले वह दुनिया के पास गई, उसने दुनिया से उस रुई को धुनवाया। इसके बाद फिर वह धुनी हुई रुई को लेकर कोरी के पास चलेगी और कोरी के पास उसने सूत कतवाया। उसके बाद सूत कत जाने पर वह बुनकर को खोजने लगी, फिर जाके वो बुनकर को खोजने लगी। बुनकर के मिलने पर उसने बहुत ही सुंदर कपड़ा बनवा लिया, उससे बुनकर से सुंदर सा कपड़ा बनवा लिया। फिर वह दर्जी के पास चली गई उस कपड़े को लेकर और दर्जी से प्रार्थना करी। उसने कहा कि गवरैया के फुनने वाली सुंदर सी टोपी तैयार कर दो। तो गवरैया ने उसने दर्जी ने क्या किया कि उसके खुश होकर उसने उसको भी कहा ना कि मैं तुम्हें इसका आधा हिस्सा दे दूंगी, मतलब कि अगर तुम मेरे लिए टोपी बनाओगे तो तुम्हें एक टोपी मैं तुम्हें दे दूंगी। तो वो कहती है, वो दर्जी जो होता है ना वो खुश होकर उसके लिए 2 टोपियां बना देता है, उसमें से एक टोपी के ऊपर वो जो उसको देता है ना गवरैया को, उसके ऊपर फुंदने लगा देता है। इन सब के कार्यों के लिए गवरैया ने ही सही पारिश्रमिक मतलब श्रम दिया, मतलब उनको उन सब कामों को करने का उनको ये श्रम दिया, मतलब उनकी मेहनताना दिया उनको सबको। नंबर 4 क्वेश्चन है, गवरैया की टोपी पर दर्जी ने 5 फुंदने क्यों जड़ दिए। इसका उत्तर देखिए क्या है। जब गवरैया ने दर्जी को यह कहा कि वह उस कपड़े की 2 टोपियां सिल दे, एक टोपी मजूरी के रूप में अपने पास रख ले, इस प्रकार के पारिश्रमिक से खुश होकर दर्जी ने गवरैया की टोपी पर 5 फुंदने लगा दिए, 5 फुंदने जड़ दिए उसकी टोपी पर। ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन बस यही है बेटा, इसके ये जो हैं ये 4 क्वेश्चन हैं और ये आपको अच्छे से इसको समझ के अब इसको आप नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, बाकी मैं आपको इसको रिटन में भी आपको होमवर्क ग्रुप में भेज दूँगी, तो आप अपने अपने आंसर्स चेक कर लेना। धन्यवाद।